पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अभय महिका के कैबिन में बैठा था। महिका परेशान थी तो अभय उसे परेशानी की वजह बताता है कि मीटिंग सो चुनने के लिए रखी गई है। अभय उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं बन जाती, तो महिका कृति के बनाने के बारे में कहती है तो अभय वॉशरूम बोलकर कैबिन से बाहर चला जाता है और किसी को कॉल करके सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कृति को सीईओ के लिए वोट देने के लिए मनाने को कहता है और फिर कैबिन में आ जाता है। 1 घंटे बाद सभी मीटिंग हॉल में थे। अभय सबके पीछे था जिससे उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी मीटिंग आनंद शुरू करता है। मीटिंग शुरू कर वो कहता है कि वो लोग उसके मम्मी के शेयर को लीगल तौर पर उनके वसीयत के हिसाब से बांटने की बात करते हैं और कृति, अनीता और वेदिका का नाम लेते हैं, जिससे सभी को झटका लगा और महिका इसका विरोध करती है। तो आनंद उसे भला बुरा बोलता है तो विराज जी उसे चुप करा के अपने लीगल एडवाइजर मिस्टर मिश्रा को सॉल्यूशन बताने को बोलते हैं और वो कहते हैं वसीयत के मुताबिक शादी होने पर ही शेयर मिलेंगे। तो महिका की शादी नहीं हुए है इसलिए वेदिका को शेयर मिलने चाहिए। तो महिका अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। मैरिज सर्टिफिकेट देख सभी चौंक जाती है। फिर विक्रम कहता है भले ही मैरिज सर्टिफिकेट हो लेकिन आनंद जिसे चाहे उसे ये शेयर दे सकता है, महिका का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए उसकी ये बात सुन महिका दुखी हो जाती है और गुस्से से ग्लास को कसकर पकड़ लेती है। वेदिका और अनीता पेपर पर साइन कर देते हैं। तभी वहां का गेट खुलता है और 3 आदमी अंदर आते हैं जिसे देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये हिमेश माथुर थे, जयपुर के सबसे बड़े वकील और आरके ग्रुप के लीगल एडवाइजर थे। वो खुद को महिका का वकील कहते हैं। अभय उन्हें देख मुस्कुरा रहा था, उसके आंखों में चमक उठती है। अब आगे हिमेश चलकर महिका के पास आते हैं। हेलो मिसेज प्रताप, मुझे आपके हस्बैंड अभय प्रताप ने भेजा है। ये सुनते ही महिका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी आंखों में कई सवाल थे। हेलो मिस्टर माथुर, क्या आप मेरी पोती के हस्बैंड को जानते हैं? विराज ने पूछ लिया। वो बहुत शौक में थे, साथ ही वो महिका से नाराज थे क्योंकि उसने अपनी शादी की बात छुपा कर रखी। महिका समझ चुकी थी। जी हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, हिमेश ने कहा। आनंद को ये सब देख गुस्सा आ रहा था। गुस्से से दांत पिसते हुए, कौन है तुम्हारा पति, जरा हमें भी मिलवा दो। ये सुन महिका के होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वो अपने डैड को इस तरह देख खुश थी, क्योंकि उसने जो महिका के साथ किया वो उसे कभी नहीं भूल सकती। इतनी क्या जल्दी है, मिलवा देती हूँ, आप भी न डैड, अपने जमाई से मिलने के लिए इतने उतावले मत हो, महिका ने तंज मरते हुए कहा। तो वहाँ सभी को हंसी आ गई, पर आनंद के गुस्से को देख सभी ने अपनी हंसी रोक ली। अभय महिका की बात सुन मुस्कुरा दिया। तना मरना कोई मेरी वाइफ से सीखे, अभय ने मन में कहा और मुस्कुरा दिया। आप सभी मेरा हस्बैंड से मिलना चाहते हैं न, प्लीज वेलकम कीजिए अभय प्रताप का। इतना बोल उसने अभय की तरफ इशारा किया। अभय अपनी चेयर से उठा और महिका की ओर बढ़ गया। सभी उसे देख रहे थे। अभय ने अपने कपड़े चेंज कर लिया था। एक ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, शर्ट इन किया हुआ, ब्लैक बैलेट, ब्लैक शूज। उसने सिंपल कपड़े पहने थे, फिर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उसे देख उसकी तरफ आकर्षित हो सकती थी। उसकी चल एक राजकुमार की तरह था। वो चल कर आया और विराज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विराज उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। हेलो मिस्टर माथुर, अभय ने हाथ बढ़ाकर कहा। माथुर ने भी उससे हाथ मिलाया। मिस्टर माथुर, आपको मैंने डॉक्यूमेंट मेल किए थे, अपने देखे? अभय ने अनजान बनाने का नाटक करते हुए बोला। यस अभय, मैंने पढ़े हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये शेयर आपकी वाइफ को ही मिलेंगे, माथुर ने कहा। तो वहां खड़े सभी आपस में बातें करने लगे। वेदिका और आनंद के तो होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जिसे चाहूँ उसे ये शेयर दे सकता हूँ, इसमें महिका का कहीं भी नाम नहीं है, आप मुझे रोक नहीं सकते, आनंद जी ने गुस्से से कहा। तो माथुर हंस दिया। उसे हंसता देख वेदिका बोली, आप हंस क्यों रहे हैं, मेरे डैड ने कोई जोक तो नहीं मारा? अरे ये जोक से कम है क्या, आज तक आप लोगों ने पूरी वसीयत नहीं पढ़ी, माथुर ने हंसते हुए कहा। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई, सभी कंफ्यूज होकर उसको देख रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं, महिका ने पूछा। महिका जी, आपके नाम है शेयर, कोई उसे छीन नहीं सकता, माथुर ने कहा। तो आनंद जी गुस्से से फट पड़े। मिस्टर माथुर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मिस्टर सिंह, अपनी हद में रहिए, इस तरह चिल्लाकर बात करने का अंजगम अच्छा नहीं होगा, हिमेश ने चिल्ला के जवाब दिया। तो आनंद डर गया।
और रही बात शेयर की, वो 2 लोगों में बांट दिए जाएंगे। मिसेज कृति मेहरा और महिका जी को 10.5% दोनों को मिलेंगे। मिस्टर माथुर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी अनीता के हिस्से के शेयर जो? विक्रम ने गुस्से से कहा। मिस्टर माथुर, आपको गलत फहमी हुए होगा। मेरे 3 बेटे हैं और मेरी वाइफ ने अपने तीनों बेटों के बेटियों को शेयर बराबर बंटने को कहा था। विराज ने कहा। उनका अंदाज प्यार भरा और सम्मान भरा था। मिस्टर सिंह, आप सही बोल रहे हैं, पर उसमें एक कंडीशन है। लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ देखिए। माथुर के कहने पर विराज ने अपने टेबल से पेपर उठा के उसने पढ़ा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। इसका मतलब जो असल हकदार है उन्हें ही उनका हक मिलेगा। विराज ने कहा। फिर वो महिका और कृति की ओर गया और बोल, तुम्हारा हक तुम्हें ही मिलेगा बेटा। उनकी बातों का मतलब सब समझ चुके थे। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी का हक नहीं छीन सकते, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, विक्रम ने कहा। वो गुस्से से लाल हो गया था। महिका, तुम मेरा हक छीन नहीं सकती, समझे? वो सिर्फ मेरे हैं, मैं सारे शेयर ले लूंगी, चाहे उसके लिए तुम्हारी जान क्यों ना लेनी पड़े, अनीता ने गुस्से से कहा। उसने जैसे ही ये कहा, एक जोरदार चटा उसके गाल पर पड़ा। ये चाटा विराज ने मारा था, जिससे अनीता के साथ सभी सहम गए। तुम मेरी पोती को मरोगी? इतनी हिम्मत? आज तक सब बर्दाश्त किया, पर मरने की धमकी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। विराज का गुस्सा देख वो डर गई। विक्रम भी डर चुका था। उसने अनीता को जाने का इशारा किया तो अनीता पैर पटक कर चली गई। शांत हो जाइए दादाजी, आपका बीपी हाई हो जाएगा, महिका ने शांत करते हुए कहा। बैठ जाइए, महिका ने कहा तो सभी बैठ गए। अभय भी महिका के साथ बैठ गया। मिस्टर सिंह, आपके और कृति महिका के साइन चाहिए इन पेपर पर, हिमेश ने एक पेपर बढ़ते हुए कहा। तो विराज वो पेपर लेकर पढ़ता है और साइन कर देता है। महिका और कृति भी साइन कर देती तो लीगल तौर पर शेयर आप दोनों के हुए। अब मैं चलता हूँ मिस्टर अभय, मैंने अपना काम कर दिया। इतना बोल वो अपने असिस्टेंट के साथ चले गए। दादाजी, ऐसा क्या लिखा है इसमें? कृति ने पूछा तो सिंह जी मुस्कुरा दिया। इसमें लिखा है ये सारे शेयर उसे तब मिलेंगे जब उसने 5 साल या उससे ज़्यादा इस कंपनी में काम किया हो। अगर नहीं किया है तो सारे शेयर उसी के होंगे जिसने काम किया हो। और यहाँ तुम दोनों ही हो मेरे बच्चे जिन्होंने इस कंपनी में 5 साल से अधिक काम किया है, विराज ने बहुत प्यार से कहा। वो आज बहुत खुश थे। मिस्टर विराज, अब सब क्लियर हो गया है तो शो के लिए वोटिंग शुरू करें, एक शेयर होल्डर ने कहा। ओक, ठीक है तो शुरू करते हैं। कौन कौन शो के लिए आना चाहते हैं? विराज ने कहा। कार्तिक सिंह, विराज ने कहा। वेदिका, आनंद ने कहा। कृति, रणधीर ने कहा। और कोई? ये बोल विराज थोड़ी देर रुक गया। कोई जवाब न मिलने पर विराज आगे बोला। ठीक है तो शुरू करते हैं। कार्तिक को कितने लोग वोट करते हैं? इतना बोल वो रुक गए। विक्रम के अलावा किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। ये देख विक्रम को गुस्सा आ रहा था और हैरान भी था। ठीक है तो वेदिका के लिए वोट कीजिए। इतना बोल रुक गए। इनका भी वही हालत थी, आनंद के अलावा किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। जैसे ही कृति का नाम आया सभी ने हाथ खड़े कर दिया। ये देख विक्रम और आनंद के आंखें फटी की फटी रह गई। महिका भी ये देख हैरान थी। तो अब से कृति इस कंपनी की सो है बेटा। कृति, आके पेपर साइन कर दो, विराज ने कहा। तो कृति जाके पेपर साइन करती है और मीटिंग खत्म हो जाती है। सभी कृति को बधाई दे रहे और बाहर जा रहे थे। वेदिका, विक्रम और आनंद बिना कृति को बधाई दिए वहां से चले जाते हैं। अभय और महिका भी उसे बधाई देते हैं। इधर आनंद वेदिका ग्रुप के लिए निकल जाते हैं। जब वो पहुंचा तो देखता है कि पूरे कंपनी में सभी यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। सभी बहुत परेशान थे। वो चुपचाप अपने कैबिन में गया और अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपनी कैबिन में बुलाया। कुछ देर बाद आनंद के कैबिन पे नोक हुआ तो आनंद ने कम इन कहा तो उसका असिस्टेंट घबराते हुए अंदर आया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है कंपनी में? रवि, आनंद ने अपने चेयर पर पीठ टेकते हुए पूछा। रवि हकलाते हुए बोला, ओ सर, वो बत्रा इंडस्ट्री ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिससे डर कर सभी इन्वेस्टर और सप्लायर भी पीछे हट गए हैं। इतना सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो अपनी चेयर से एक झटके से खड़े हो गए। व्हाट, उनके मुंह से निकला। फिर उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जी सर, ऐसा ही हुआ है। हमारे शेयर पूरे 15% गिर गए हैं और जल्दी ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी।
अब क्या होगा अभय का, क्या महिका की फैमिली अभय को अपना पाएगी, और अभय क्या तूफान लाने वाला है महिका के दुश्मनों की जिंदगी में। चैप्टर 12। शकीब, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि अभय और महिका की शादी के बारे पूरे फैमिली को पता चल जाता है। फिर कंपनी के शेयर महिका और कृति को दे दिया जाता। जब सो चुना जाता है तो सभी कृति को सपोर्ट करते हैं और वो सो बन जाती है। जब आनंद ऑफिस पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। अब आगे सभी मीटिंग खत्म कर जा चुके थे। अभय महिका के पास जाता है। मुझे थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ, कुछ काम हो तो कॉल करना। इतना बोल वो बिना महिका का जवाब सुने चला जाता है। महिका उसको जाते देखती रहती है। क्या आदमी है, बिना सुने चला गया। महिका बोली, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पीछे से आवाज आई। महिका मुड़कर देखती है तो पीछे उसकी दीदी कृति खड़ी थी। एकदम सही पार्टनर खोजा है तुमने, कृति कहती है। आप ये कैसे कह सकती है कि वो सही पार्टनर है, गलत भी तो हो सकता है। महिका कृति से कहती है। तो कृति उसकी बात पर मुस्कुरा दी। महिका उसको मुस्कुराता देख कंफ्यूज हो गई। आप मुस्कुरा क्यों रही है? महिका ने कृति से पूछा। कृति उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, तू जान जाएगी, मुझे पता है तुमने शादी शेयर बचाने के लिए किया था, पर तुझे आगे चलकर अपने फैसले पर नाज होगा। इतना बोल वो वहां से चली गई और महिका उसकी बातों को समझ नहीं पाए। अभय बिल्डिंग से बाहर आके कुछ दूर पैदल चल के जाता है। तभी एक रोल्स रॉयल उसके सामने आके रुकी। फिर उसका दरवाजा खुला, अभय उसमें बैठ गया। फिर कार स्टार्ट होके निकल गई। अभय के साथ दो लोग और बैठे थे। एक थे हिमेश माथुर और दूसरा था कुणाल। कुणाल जो काम दिया था अच्छे से किया। शाबाश मिस्टर माथुर, अपने भी अच्छा काम किया, अभय उन दोनों से कहता है। थैंक यू सर, दोनों बोले। अभय के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन थे। मिस्टर माथुर, आप अभी के अभी दिल्ली के लिए निकल जाए, वहां आप इस ग्रुप के लीगल काम देखेंगे, मैं डैड से बात करता हूँ, अभय माथुर से कहता है। जी सर, मैं निकल जाऊँ, माथुर अभय से कहता है। आपको क्या करना है वो कुणाल बाद में बात देगा, मेरा काम अगले 2 महीने में, जब तक मैं दिल्ली नहीं आ जाता आपको सब देखना है, अभय कहता है और कार से उतर जाता है और अपने घर चला जाता है। सिंह मैंशन। विराज, रणधीर, मलविका, तुषार और अविक सोफे पर बैठे थे। सभी महिका से नाराज थे क्योंकि उसने उन सबको बिना बताए शादी कर लिया था। तभी घर के अंदर महिका और कृति आए। रात के 7 बज रहे थे। जब वो दोनों अंदर आए तो देखा कि सभी वहां बैठे हैं। कृति ये देख समझ गई क्या होने वाला है। वो महिका से बोली, तू संभल लेना, ऑल द बेस्ट। वो इतना बोल वहां से चली गई। महिका अंदर सोफे पर बैठे विराज के पास गई और घुटने के बल बैठ उनके सामने कान पकड़कर बोली, सॉरी दादाजी। विराज ने अपना मुंह फेर लिया। महिका उनको ऐसा करता देख मुस्कुरा दी और उनके गले लगते हुए बोली, मेरे प्यारे दादू माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उसकी इस बात पर सभी मुस्कुरा दिए। सभी महिका से बहुत प्यार करते थे। चलो डिनर करे, मलविका ने कहा तो सभी ने हाँ कहा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, महिका कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कृति को भी बुला लेना, मलविका आवाज देकर कहती है। जी चाची, महिका जवाब देती है। इधर अभय अपने कमरे में लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसकी उंगली लैपटॉप पर ऐसे चल रही थी मानो नाच रही हो। तभी उसका कॉल आता है। वो देखता है तो इनकॉन नंबर था। वो कॉल उठा के अपने कान में रखता है तो सामने से कोई बोलता है, बॉस वो आ गया है, क्या करना है। उसकी बात सुन अभय का चेहरा कुटिल हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी को शिकार मिलने के बाद लगा हो। उस पे नजर बनाए रखो क्या करता है, बाकी अभी कुछ भी मत करो, अभय बोल के फोन कट कर देता है। बहुत समय तक इंतजार किया है तुम्हारा, अब आ गए हो तो मौत ऐसी होगी पूरी दुनिया देखेगी समझे। फिर वो एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। जयपुर के मुन्ना बार के प्राइवेट रूम में 5 लोग बैठे थे। उनमें से सभी की उम्र लगभग 45 साल होगी। शकीब भाई, अपने आने की जायमत क्यों उठाए, हम लोग थे न, एक बार बोल देते, एक आदमी ने कहा तो शकीब उसकी और घूर के बोल देता, अरे तुमको मैंने पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ, काल का पता लगाओ, कोई पता लगा पाया। उसने मेरे सारे कामों को बंद कर दिया। तुम्हें पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है। उसकी बात सुन सभी लोगों ने सर नीचे कर दिया। नहीं है न कोई जवाब, मुझे पता था।
पूरे 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसकी बात सुन सभी के मुंह फटे के फटे रह गए। इधर वो आदमी भड़कता ही जा रहा था। जब आनंद को पता चला कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो सभी को कॉल कर मदद मांग रहा था पर कोई मदद करने को तैयार नहीं था। वो हताश था। अभय अपना काम कर रहा था, तभी फिर उसका कॉल आया। इस बार देखा तो समर का कॉल था। उसने फ़ोन उठा के हेलो कहा था। उधर से समर बोल, भाई मैं क्या सुन रहा हूँ, अपने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, मम्मी ने बताया नहीं तो पता ही नहीं चलता, और तो और अपने अपने ही ससुर की कंपनी बर्बाद कर दी। ये तो गलत है, पर आपको अपनी शादी की बात बतानी चाहिए थी, आपने गलत किया। अभय उसकी बता से इरिटेट हो रहा था। हो गया तेरा और कुछ बाकी है? अभय ने इरिटेट होते ही पूछा। नहीं हो गया, समर ने लटकी आवाज में कहा। अभय उसकी आवाज सुन समझ गया था। चल दिल्ली जाते ही तेरी फेवरेट स्पोर्ट मिल जाएगी, अब मुंह मत लटका, अभय कहता है। उसकी बात सुन समर चौंक जाता है। आपको कैसे पता मुझे कार चाहिए? समर हैरान होते ही पूछता है। मोम ने मैसेज किया था, मैंने ऑर्डर दे दिया है, 2 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगी। अभय बोलता, थैंक्स भैया, यू आर द बेस्ट, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। समर बोलता, चल चल अब ज्यादा मस्का मत लगा, और बता तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? अभय समर से पूछता है। भैया डैड ने आपके कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया है, कल से आपके साथ कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज में मिलता हूँ, बाय। इतना बोल वो फ़ोन कट कर देता है। अभय हेलो हेलो कहता रह जाता है। इधर सिंह मैंशन में सभी डिनर कर रहे थे। दी जीजू से कब मिला रहे हो? अविक बोलती। महिका जा खाना खा रही थी। जीजू सुनते उसका खाना उसके मुंह में अटक जाता और खसने लगती है। तुषार उसको पानी देता है। ये देख कृति मुस्कुरा रही थी। और करो शादी, अब तो मिलवाना होगा, कृति मन में बोल मुस्कुरा रही थी। महिका पानी पीती है। आराम से खाओ बेटा, मलविका कहती है। जी चाची, महिका बोलती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दी, अविक ने कहा। कल मैं उसे सबसे मिलवाने ले आऊंगी, महिका ने जवाब दिया। एक काम करो, तुम उसे यहाँ ले आओ, वैसे भी सब यहाँ आ ही रहे हैं, 2 महीनों के लिए उसे भी अच्छा लगेगा, दादाजी ने कहा। आप सही बोल रहे हो डैड, रणधीर ने विराज की बातों में हामी भर दिया। महिका ने भी हाँ बोल दिया। सभी डिनर करके लिविंग एरिया में आकर सोफे पर बैठ गए। रणधीर ने टीवी चालू कर न्यूज़ लगा दिया। तभी सभी न्यूज़ देखकर शॉक हो गए। आखिर क्या न्यूज़ थी? क्या कृति अभय को जानती है? क्या होगा वेदिका ग्रुप का? अभय किसका इंतजार कर रहा था? माथुर को अभय ने दिल्ली क्यों भेजा? चैप्टर 13 वेदिका ग्रुप बैंकरप्ट। सिंह मैंशन में सभी न्यूज़ देख रहे थे, तभी न्यूज़ देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूज़ थी, राजस्थान के टॉप 15 कंपनी में से एक वेदिका ग्रुप को लगा बड़ा झटका। बत्रा इंडस्ट्री ने सारे डील कैंसिल की, जिसके कारण सारे इन्वेस्टर हटे पीछे और वेदिका ग्रुप को लगा बड़ा झटका। 15% नीचे गिरे शेयर। जल्दी ही वेदिका ग्रुप हो सकती है बैंकरप्ट। ये न्यूज़ सुन सभी हैरान ने, क्योंकि शाम तक सब ठीक था। ये खबर सुन महिका पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ। अभय को सब पता था। रात के 11 बजे थे। अभय अब भी अपने काम में व्यस्त था। आधे घंटे बाद उसने लैपटॉप बंद किया और अपना फ़ोन उठा के कॉल करता है। कॉल पिक होते ही अभय बोला, हेलो कुणाल, वो मैंने तुमने जो प्रोजेक्ट दिया था पढ़ लिया है, उसमें कुछ चेंजेस किया है और तुम्हें मेल कर दिया है, चेक कर लेना। सिंघानिया और गोयल के साथ सारे डील कैंसिल कर देना, कल मीटिंग में सब देख लेना। अभय इतना बोल फ़ोन कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद अभय अपने कमरे में जाके सो जाता है। कुणाल कॉल कट होने के बाद अपने फ़ोन देखे जा रहा था। क्या आदमी है ये, ऑर्डर दे के कॉल कट कर दिया, सामने वाले की सुननी ही नहीं है। छोड़ो सो जाता हूँ, इतना बोल वो सो जाता है। अगली सुबह अभय अपना नित्य कार्य कर नाश्ता बना रहा था, तभी उसके घर की बेल बाजी तो अभय जाके दरवाज़ा खोलता है तो देख शौक हो जाता है। सामने एक 21 साल का लड़का था। अभय उसे गले लगा लेता है। कैसा है रे तू, बहुत बड़ा हो गया है। ये समर था। 10 साल हो गए हैं भैया। समर इमोशनल हो जाता है। पता है न 10 साल पहले क्या हुआ था? अभय में कहा तो समर के आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन, हमारे फैमिली के लिए वो दिन बहुत ही मनहूस था, समर ने कहा और कहीं खो गया।
फ्लैशबैक 10 साल पहले दिल्ली प्रताप महल के एक कमरे में बेड पर एक बुजुर्ग लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। आसपास बहुत से लोग थे, डॉक्टरों की पूरी टोली थी। ये थे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरविंद प्रताप थे और वहाँ उनकी फैमिली भी मौजूद थी। सभी डॉक्टर ने हार मान ली थी। अरविंद प्रताप के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उन्होंने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाया। रुद्र, लड़खड़ते हुए आवाज में कहा। उनका बेटा रुद्र उनके पास गया। रुद्र प्रताप अरविंद का बड़ा बेटा था। बोलिए डैड, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। अब से पूरे फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना बोल उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद सभी रोने लगे। वहाँ गम का माहौल था। उनके डैड के बाद तीनों भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। प्रताप महल को रुद्र प्रताप ने और बाकी प्रॉपर्टी उसके भाइयों के हिस्से में गई। फिर रुद्र प्रताप ने प्रताप ग्रुप छोड़ अपना खुद का बिजनेस एस ग्रुप स्टार्ट किया। 2 हफ्ते बाद रुद्र प्रताप अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रताप महल में डिनर कर रहा था। रुद्र प्रताप, उसकी वाइफ गायत्री प्रताप, बड़ा बेटा अभय प्रताप और छोटा बेटा समर प्रताप। तभी वहां भागते हुए रमेश आया। रमेश रुद्र का खास आदमी था। सर, कुछ बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं? रमेश ने कहा। उसकी शक्ल देख रुद्र प्रताप समझ गया कि बात बहुत जरूरी है। चलो रमेश, स्टडी में बात करते हैं, आप लोग खाना खाइए, हम जाते हैं। इतना बोल वो वहां से चले गए। गायत्री समझ गई कि कोई जरूरी बात है और वो टेंशन में आ गई। स्टडी में रुद्र अपनी चेयर पर बैठ गया। रमेश उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। बोलो रमेश, क्या बात है? तुम थोड़े घबराए हुए हो, रुद्र ने पूछा। रमेश घबरा कर बोला, सर, हमारे आदमियों ने बताया है कि आपके छोटे भाइयों ने अभय और समर बाबा को मरने का प्लान बनाया है। क्या? रुद्र खड़े हो गया और बोला, मुझे शक था पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। रुद्र ने गुस्से से कहा, सर, अब आगे क्या करना है? क्या उनकी जान को खतरा है? रमेश ने चिंता जताते हुए कहा। तो रुद्र थोड़ी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इन्हें राजस्थान भेज दो और आदमियों से कहो किसी को पता न चले। समर को उदयपुर और अभय को जयपुर, दोनों पे नज़र रखो। 10 साल तक फिर ये घर आ जाएंगे, समझे? यहाँ मैं देख लूँगा। जी सर, काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आज रात ही काम हो जाएगा। रमेश इतना बोल चला गया। रुद्र परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उन्हें अपनी वाइफ के लिए डर था। वो कैसे अपने बच्चों के बिना रह पाएगी, पर उन्हें बचाने के लिए करना होगा। फिर वो स्टडी से डिनर टेबल पर आके बैठ गए। वहाँ अभी सिर्फ गायत्री जी ही थी। वो प्लेट समेट रही थी। रुद्र ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। गायत्री जी उन्हें देख परेशान हो गई। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ जी आपको? आप इतने परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? गायत्री जी ने पूछा। रुद्र जी उनकी तरफ देखा और उन्हें सारी बातें बता दी। नहीं, कभी भी नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, समझे आप? गायत्री जी ने इमोशनल होते हुए कहा। कैसे कोई माँ अपने बच्चों को खुद से दूर कर सकती थी? रुद्र जी उन्हें समझते हुए बोले, गायत्री समझो हमारी बात, हम भी नहीं चाहते वो हमसे दूर हो, पर क्या कर सकते हैं? उनकी जिंदगी का सवाल है। वो यहाँ रहे तो जान पर खतरा बना रहेगा। पर ऐसे कैसे हम अपने बच्चों को भेज दे? कोई तो रास्ता होगा। गायत्री जी रोते हुए बोली। रुद्र जी उन्हें अपने गले लगते हुए बोले, और कोई रास्ता नहीं है? होता तो क्या मैं ऐसा करता? मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ उनसे, समझी? पर उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी बातें वो दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। वो दोनों उनके पास आए। मम्मी मम्मी, उनकी आवाज़ सुन वो दोनों अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ बोलो मेरे बच्चों, क्या हुआ? गायत्री जी ने उनसे प्यार से कहा। मम्मी आप रोई मत, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हमारी क्यों छोटे? अभय ने अपने छोटे भाई की तरफ देखकर कहा। हाँ मम्मी, भैया सही कहा रहे हैं, समर ने कहा। तो गायत्री जी ने उन दोनों को गले से लगा लिया। आप दोनों ठीक कह रहे हैं, हम ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं, गायत्री जी ने कहा। तभी वहां रमेश आया। सारी तैयारी हो गई है, रमेश ने जी ने कहा। तो रुद्र ने गायत्री को बच्चों से अलग किया और रमेश उन दोनों को ले गए। गायत्री जी उन्हें जाता देख रोए जा रही थी। रुद्र जी के आंखों में भी नमी थी। अभय और समर के आंखों में भी नमी थी। फिर रमेश जी उन्हें लेकर राजस्थान आ गए। प्रेजेंट टाइम अभय समर को हिलता है। समर अपने होश में आता है। कहाँ खो गया था?
समर होश में आता है और कहीं नहीं। आप बताइए भाभी से कब मिलवा रहे हो, लगता है छुपा कर रखने का इरादा है। समर अभय को छेड़ते हुए बोला, अभी मिल लो अपनी भाभी से। समर के पीछे से आवाज आया तो दोनों देखते हैं तो पीछे महिका खड़ी थी। दोनों भाई महिका को देख हैरान थे। क्या होगा जब अभय मिलेगा महिका की फैमिली से? क्या होगा अभय महिका के रिश्तों का अंजाम? अभय आगे क्या करने वाला है आनंद के साथ? चैप्टर 14 डिवोर्स दे दो। अभय और समर जब पीछे देखते हैं तो महिका वहां खड़ी थी अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर। अभय और समर दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। महिका ने अभी ग्रीन कॉलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर एक लाल छोटी बिंदी। अभय तो उसे देखता रह गया। फिर समर ने उसको कोहनी मारी जिससे अभय अपने होश में आया और हड़बड़ाहट में बोला, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ दादाजी और बाकी सब तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए घर बुलाया है। अगले 1 हफ्ते तक हमारी पूरी फैमिली वहाँ रहने वाली है, इसलिए दादाजी चाहते हैं तुम भी वहाँ आ जाओ। महिका ने बिना ने कहा, सॉरी पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा भाई यहाँ आया है, वो आज ही आया है, नया है इस शहर में, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अभय ने महिका से कहा तो समर तुरंत उसे बोला, मैं अकेले मैनेज कर लूँगा, आप जाइए। फिर मन बोला, अगर आप यहाँ रहे तो मुझे घूमने ही नहीं देंगे, बस पाई कराएंगे, इससे अच्छा है आप जाइए। वो इतना सोच ही रहा था तभी महिका उसके मंसूबे पर पानी फेरते हुए बोली, ठीक है ये भी चल सकता है तुम्हारे साथ मेरे। ये सुनते ही समर का मुंह बन गया। क्या भाभी अपने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया? मन में सोच रहा था। उसकी बात सुन अभय कुछ सोच में पड़ गया। अगर ये यहाँ रहा तो इसकी सेफ्टी की चिंता होगी, पर वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे भी हमें कौन सा वहाँ लाइफ टाइम रहना है। अभय ये सोच ही रहा था तभी महिका उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोली, क्या सोच रहे हो, जाना है या नहीं? अभय उसकी बात सुन सोच से बाहर आया और बोला, ठीक है चलते हैं, मैं सामान पैक करके आता हूँ। इतना बोल अभय अंदर चला गया। अभय के अंदर जाते ही समर महिका से बोला, हेलो भाभी, मैं आपका एकलौता देवर हूँ समर प्रताप। तुम अभय के भाई हो? महिका ने पूछा। हाँ समर ने कहा, पर वो तो अनाथ आश्रम में था। उसकी बात सुन समर समझ गया कि महिका को पता नहीं है उनकी सच्चाई, वो समझ नहीं पा रहा था क्या बोले, तभी वहां अभय आ गया। चले अभय ने कहा तो दोनों का ध्यान उस ओर गया और महिका ने ठीक है कहा और तीनों चल दिया। समर अभी आया था इसलिए उसका तो सामान पैक था। बाहर महिका अपनी कर लेकर आई थी। महिका ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, अभय उसके बगल वाले सीट पर बैठ गया। समर पीछे बैठ गया। महिका ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। जयपुर आर्मी बेस पर फील्ड मार्शल और बहुत से आर्मी के बड़े अधिकारी थे, वहां मीटिंग कर रहे थे। उनके बीच वीआर भी बैठा था। मास्क लगाकर फील्ड मार्शल बोले, वीआर आगे क्या करना है? शकीब यहां आ चुका है। सर मैं तो कहता हूं अभी मार देते हैं, क्या देखना कि क्या करने वाला है, एक ऑफिसर ने कहा, पर वीआर अभी भी चुप था। तभी वीआर का फोन में एक नोटिफिकेशन आया जिसे देख वीआर के होठों पर मुस्कान आ गया। उसने मैसेज ओपन ही किया और पढ़ा, आज रात खत्म कर दूंगा। मैसेज में लिखा था। उसके होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वो तुरंत अपनी चेयर से उठा और जाने लगा। उसको जाता देख सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, आज रात को खुशखबरी मिल जाएगी। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद फील्ड मार्शल ने कहा, सुना आज रात शकीब खत्म तो चिंता मत कीजिए। इतना बोल वो भी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सभी वहां से चले गए। फील्ड मार्शल अपने केबिन में थे तभी उनकी केबिन का डोर नॉक हुआ। उन्होंने कम इन कहा तो वीआर अंदर आया और बेटा अपने बाप से मिलने का समय मिल गया। सुधांशु राठौड़ ने कहा, वीआर अपना मास्क निकल कर, आपको तो पता है वो कितना काम देता है, भाई है फिर भी थोड़ी भी दया नहीं करता। वीआर ने कहा, अच्छा बेटा अपने भाई की शिकायत कर रहे हो, उसे बताओ क्या? सुधांशु ने वीआर को देखकर डराते हुए कहा। उनकी बात सुन वीआर डर गया और घबरा के बोला, क्या डैड आप अपने बेटे को मरना चाहते हो? अगर उस शैतान को पता चला तो मुझे खा जाएगा। चिंता मत कीजिए, वो आपको नहीं खा सकता, वो शाकाहारी है। सुधांशु जी बोलकर मुस्कुरा दिया। क्या डैड आप भी मजाक कर रहे हैं? वीआर ने थोड़ा नाराज होते कहा। फिर कुछ देर दोनों ने बातें की और वीआर वहां से चला गया। इधर अभय, महिका और समर सिंह मैंशन पहुंच चुके थे।
महिका की कार देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। महिका कर को अंदर ले गई। उसने कार पार्किंग में खड़ी की और वो सभी कार से उतर गए। उनके पास दी सर्वेंट आए और उनका सामान कार से निकाल दिया। मैंशन बहुत सुंदर था, वहाँ गार्डन भी था, एक स्विमिंग पूल भी था। सभी अंदर गए, वहाँ बहुत से लोग बातें कर रहे थे। लिविंग एरिया में बैंठ के महिका अभय और समर को देख सभी बातें छोड़ उन पर ध्यान दिया। महिका, समर और अभय अंदर गए। महिका ने अभय और समर का परिचय दिया। तभी वहां बैठे एक आदमी ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, ये एक होटल में वेटर का काम करता है। वो और कोई नहीं, अनीता का हस्बैंड वरुण गोयल था। उसकी बात सुन सभी हैरान थे, पर महिका नहीं। विराज ने महिका से पूछा, क्या ये सही कह रहा है, क्या ये एक वेटर है? उनका सवाल सुन महिका शांत थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके दादाजी चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, उन्हें अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो अभय को कभी अपना दामाद नहीं मानने वाले हैं, उसको ये पता था, इसलिए सिर नीचे कर खड़ी थी। वो क्या बताएगी? डैड, मैं बताता हूँ, ये एक अनाथ है और वेटर का काम करता है, हमारे दिए पैसों पर अपनी पाई कर रहा है। आनंद ने कहा। समर को गुस्सा आ रहा था, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। इतना ही नहीं दादाजी, ये 2 कौड़ी का आदमी रात को बार में भी काम करता है। करण ने कहा। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वही विराज की आंखें ये सब सुन लाल हो गई थी। महिका अब भी सिर नीचे कर खड़ी थी। मैं तो कहता हूँ, इस 2 कौड़ी के आदमी को घर से निकल दीजिए, कार्तिक ने कहा। तभी सभी के आवाज को चिरते हुए एक आवाज आई, चुप हो जाओ सभी। ये आवाज किसी और की नहीं, विराज की थी। महिका, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें पता है लोगों को ये पता चला तो क्या होगा? थूकेंगे हम पे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस 2 कौड़ी के लड़के से शादी कर ली, हमारी रुतबे शान और इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर दादाजी, महिका इतना ही बोली थी। उसकी बात को कटते हुए विराज बोला, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं तुम्हें, इस लड़के को डिवोर्स दे दो या ये घर छोड़कर चली जाओ। इतना बोल वो वह से चले गए। महिका वही खड़ी रही, पर बहुत से लोग थे जो बहुत खुश हो रहे था। चैप्टर 15, एक शिकार पर जाना। अपने दादाजी बातें सुन महिका वही स्तब्ध खड़ी थी, उसका दिमाग सुन्न हो गया था। अभय के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। मुझे पता था मिस्टर विराज, आप यही कहने वाले हैं, क्योंकि 5 साल पहले आपने महिका के साथ जो किया बेचारी को पता भी नहीं है। अभय ने मन में कहा। वही महिका अपने दादा की बात सुन वही जम सी गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दादा भी उसके डैड की तरह है। महिका हमेशा सोचती थी कि उसके दादा लोगों को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करते हैं। महिका, महिका, अभय ने उसे आवाज दी तो महिका होश में आई। हाँ, क्या हुआ? महिका ने पूछा तो अभय ने उससे कहा, क्या हम यहाँ से जाए? अभय की बात का महिका जवाब देने ही वाली थी कि आनंद जी बीच में बोल पड़े, जाओ, उसमें पूछने की क्या जरूरत है? डैड ने क्या कहा सुना नहीं? उनकी बात सुन समर को बहुत गुस्सा आया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। समर ने तना मारा। उसने धीरे कहा। उसकी बात अभय ने सुनी और मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्या लगा था मेरी प्यारी दीदी, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी से शादी कर लोगी और दादाजी कुछ नहीं बोलेंगे? अनीता ने महिका की तरफ देखकर कहा। महिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी अभय ने कहा, अभी हम जाते हैं, बाद में तुम सब ठीक होने पर बुला लेना। इतना बोल वो समर वहां से निकल गए। महिका उनको जाते देखती रह गई। बाहर निकलते ही समर ने अभय से पूछा, भाई आप वहां कुछ बोले क्यों नहीं? उन्होंने आपकी इतनी बेइज्जती की फिर भी? उसकी बात सुन अभय मुस्कुरा कर बोला, वो मेरी फैमिली नहीं है, जिसकी फैमिली है उसने कुछ नहीं कहा तो मैं कौन हूँ कहने वाला, समझे? समझ गया, अब आगे क्या करना है? समर ने पूछा। आगे एक शिकार पर जाना है आज रात, फिर 1 हफ्ते सिंह फैमिली के साथ खेलना है और फिर दिल्ली जाना है। अभय ने कहा। उसका चेहरा अभी किसी शैतान की तरह था। समर उसकी शकल को देख समझ गया कि अब क्या होने वाला है। फिर समर ने एक कैब बुक की और दोनों चले गए। रात 8 बजे रेडबिन होटल दिल्ली होटल के एक कमरे में एक टेबल के चारों तरफ 10 लोग चेयर्स पर बैठे थे। पूरे होटल को काले कपड़े पहने लगभग 50 गार्ड ने घेर रखा था। ये दिल्ली का सबसे महंगा होटल था। उन सबके बीच एक टेबल खाली था।
तभी उस रूम का दरवाजा खोल दो आदमी अंदर आए। एक जो आगे था उसका ऑरा ही अलग था, किसी राजा की तरह। उसने अभी ब्लू कॉलर का ड्रेस पहन रखा था। उसके पीछे एक आदमी था, उसने अभी बीएल। दोनों अंदर गए। पहले वाला आदमी सबके बीच बैठ गया, वही उसके साथ आया आदमी भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मिस्टर रुद्र, क्या आपको ये डील पसंद आई? एक 50 साल के आदमी ने पूछा। मिस्टर मेहता, आपकी डील बहुत अच्छी है, पर आपकी कंपनी मेरे भाई के साथ पार्टनरशिप में है, इसलिए मैं ये डील नहीं करूंगा। अभय ने अपने कोल्ड और भावहीन होकर ये बात कही थी। रुद्र की बात सुन उस आदमी ने तुरंत कहा, अगर आप कहे तो मैं अभी आपके भाइयों से पार्टनरशिप तोड़ दूंगा, पर प्लीज आप इस डील के लिए हाँ कर दीजिए, उस आदमी ने आग्रह करते हुए कहा। रुद्र प्रताप कुछ देर शांत रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल शून्य था। फिर उन्होंने कहा, अगर आप मेरे भाई से पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो मैं सोचूंगा, जब आप ये काम कर ले तो रमेश को बोल देना। इतना बोल वो उठा और चला गया। रात 9 बजे दिल्ली एक विला में कुछ लोग एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठे थे। तभी वहां एक आदमी इंटर करता है। उम्र 50 होगी, वो जाके बीच वाली चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर अवर, आपके बड़े भाई ने हमारे सारे बिजनेस पर हमला बोल दिया है, जिससे हमारी कंपनी डूब रही है। हम लोग अब और आपके साथ काम नहीं कर सकते। वो आदमी इतना बोल वो अपनी चेयर पर बैठ गया। वही उसकी बात सुन उस आदमी ने मुट्ठी बिछ ली और टेबल पर हाथ मरते हुए गुस्से से उठ गया। उसे गुस्से में देख सब डर से कँपने लगे। फिर अवर ने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, उस रुद्र प्रताप को तो छोड़ूंगा नहीं। इतनी हिम्मत की मेरे कंपनी बर्बाद करने पर तुला है। ये है रुद्र प्रताप के छोटे भाई, वो रुद्र प्रताप के सौतेले भाई थे। ये प्रताप ग्रुप के चेयरमैन है। मिस्टर अवर, ये आपका फैमिली मैटर है और हम आपकी वजह से अपना घाटा नहीं करा सकते, और अब से हम सबने फैसला किया है आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। एक आदमी ने सभी का प्रतिनिधि बनकर जवाब दिया और सभी वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही अवर ने अपने सामने रखी फ्लावर वश को जमीन पर पटक दिया और गुस्से से चिल्ला कर कहा, रुद्र मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज गई। जयपुर, रात 11 बजे मूनलाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में एक 40 साल का आदमी सोफे पर बैठा था। उसके सामने 4 आदमी सिर झुका के खड़े थे। तुम लोगों को अब तक पता नहीं चला कि वो कौन है? उस आदमी ने कहा। जी बॉस, उसका कोई नमो निशान नहीं है, आज तक उसको किसी ने नहीं देखा है, एक आदमी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही सोफे पर बैठे आदमी की माथे पर गुस्से की लकीरें नजर आने लगी। उसने सोफे के सामने रखे टेबल पर लात मारते हुए कहा, तुम सब एक नंबर के निकम्मे हो, एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो। उसके गुस्से को देख सभी डर गए थे और वो कांप रहे थे। वही क्लब के बाहर एक ब्लैक कार आके रुकी, उसमें से 2 आदमी बाहर आए। उन लोगों ने ब्लैक हुडी और मास्क पहन रखा था। वीआर, वो कौन से रूम में है? एक मास्क वाले ने दूसरे से पूछा। उसकी आवाज एक ठंडी थी, बिना किसी भाव के। वीआर ने उसकी बात सुनी और कहा, रूम नंबर 14 में है। कॉल पर पूरे क्लब में उसके आदमी है, क्या करना है, बैकअप बुलाना है या नहीं? उसकी बात सुन काल ने उस एक नज़र देखा और कहा, तुम बाहर संभालो, मैं अंदर जाता हूँ, और एक बात याद रखना, कोई बच के न जा सके, वरना तुम्हें तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुन वीआर अंदर तक कांप जाता है और डरी आवाज के साथ बोलता है, जी आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। उसकी बात सुन वो आदमी अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके सीधे लिफ्ट से ऊपर 3rd फ्लोर पर चला जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है 2 गार्ड उसे रोक देते हैं। वो आदमी रुककर पूरे फ्लो को देखता है, वहां पर 20 गार्ड थे। वो सभी को देख रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आना मना है। उस गार्ड की बात सुन उस आदमी बिना कुछ कहे गार्ड पर हमला कर दिया। एक मुक्का उसके सीने पर मारी, वो गार्ड वही जमीन पर गिर गया। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ये देख बाकी गार्ड एक पल तो डर से कांप उठे, फिर सभी उस मरने के लिए दौड़ पड़े। कुछ समय में पूरे फ्लोर पर गार्ड की लाशें थी और खून से पूरा फ्लोर लाल हो गया था। फिर वो आगे बढ़ गया। इधर रूम में सोफे पर बैठ के वो अपने आदमियों को गालियां दिए जा रहा था और वो सभी सिर नीचे कर सुन रहे थे। तभी वहां का दरवाजा एक झटके से टूट गया और एक आदमी अंदर आया, जिसे देख उस कमरे के सभी की रूह तक कांप उठी।